वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल वी कॉमर्शियन। वी कॉमर्शियन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। सो उस चैप्टर के लिए हमने काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं और उन्हें प्लेलिस्ट में ऐड भी कर दिया है। काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है इस चैप्टर में, एक दो टॉपिक रह रहे हैं, तो सेकंड लास्ट टॉपिक आज है और आई होप कि कल तक ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो लास्ट क्लास में हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, राइट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। सो अथॉरिटी का मीनिंग हमने पढ़ा था, राइट। एंड इसके बाद आफ्टर दैट हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग पढ़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आफ्टर दैट हमने और क्या पढ़ा था, अकाउंटेबिलिटी। ये 3 वर्ड्स, इन्हीं के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, राइट। सो इन वर्ड्स को हमने काफ़ी अच्छे से टीच किया, स्टडी किया था, इनके फीचर्स, इनके मीनिंग बहुत डीप से पढ़ा था। आज हम इसी में से जो एक टॉपिक है वो आपका क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसी टॉपिक को देखिए, इसके एलिमेंट हमने पढ़ लिए थे, आज इसी टॉपिक की हम फर्दर स्टडी करेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में लास्ट क्लास में मैंने ये बोला था कि क्या अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, तो नहीं, हम जस्ट अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं, अकाउंटेबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते, राइट। वी कैन नॉट डेलीगेट अकाउंटेबिलिटी टू एनी अदर पर्सन। अब अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी, जिसने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी है उसके लिए हम ही ऑलवेज आंसरेबल होंगे, कोई और पर्सन नहीं होगा। सो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की अगर हम मीनिंग की बात करें तो मीनिंग वही है कि क्या अथॉरिटी देना, किसको देना, टू प्रोवाइड अथॉरिटी टू देयर सबॉर्डिनेट सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर जॉब और दे कैन फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इट मीन्स कि अथॉरिटी देना सबॉर्डिनेट्स को, क्या करना, अथॉरिटी देना, किसे देना, सबॉर्डिनेट्स को, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सके। अब देखिए, हम सबॉर्डिनेट्स को अब अथॉरिटी देते हैं, बट क्वेश्चन ये है कि किस बेसिस पर, क्या बेसिस होता है जिसके बेसिस पर हम अपने सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो खुद से सोचिए, जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया था, एट दैट टाइम हमने क्या बोला था कि हम ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है, राइट। हम सॉरी फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। 1 सेकेंड, हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो भी वर्क है, टोटल वर्क को डिसाइड करते हैं। आफ्टर दैट इसका डिवीज़न करते हैं, राइट। डिवीज़न ऑफ वर्क करते हैं और वर्क को डिवाइड करके हम उस वर्क को असाइन करते हैं वेरियस ग्रुप को, वेरियस पीपल को, राइट। वर्क का डिवीज़न किया, फिर इसके बाद हमने क्या किया, असाइन किया, इसी वर्क को हमने असाइन किया अपने सबऑर्डिनेट को और उस वर्क को फुलफिल करने के लिए अथॉरिटी दी। इट मीन्स देखिए, आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि बेस क्या होता है अथॉरिटी देने का, बेस होता है अथॉरिटी देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मिलती है, तो वो मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, राइट। डिवीज़न ऑफ वर्क इसके बेसिस पर मिलती है। तो चलिए, सेकंड टर्म भी आज की यही है, डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर का मीन्स क्या होता है, इट रेफर्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ जॉब इनटू नैरो एंड रिपीटेटिव टास्क। मीन्स हम क्या करते हैं, टोटल वर्क
को डिवाइड कर देते हैं स्मॉल यूनिट्स में, क्योंकि देखिए एक काम को एक पर्सन एक पर्सन सारा का सारा काम फिनिश नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्क को डिवाइड कर देते हैं, इससे स्पेशलाइजेशन भी मिलती है और काम भी अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तो हम उसे स्मॉल यूनिट में हम क्या करते हैं, टोटल वर्क को हम स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट। स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, ये जो स्मॉल यूनिट है, ईच स्मॉल यूनिट असाइन करते हैं हम ईच इंडिविजुअल को, एक पर्टिकुलर पर्सन को। तो इसे ही हम डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं। बेसिकली क्यों किया जाता है, फ़ायदा ये होता है कि इससे स्पेशलाइजेशन मिलती है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। एक पर्सन एक पार्ट को अगेन एंड अगेन करके उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मिली, डिवीज़न ऑफ वर्क से, और अथॉरिटी कैसे मिलेगी, तो अथॉरिटी का जो बेस होता है वो होता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको अथॉरिटी मिलेगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मिलेगी कि कितना आपको वर्क मिला है उसके बेसिस पर। वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी बात एक ही हो गया। तो यानी कि डिवीज़न ऑफ लेबर आपका क्या होता है, बिल्कुल एक बेस होता है जिसके बेसिस पर अथॉरिटी असाइन की जाती है। अगर आप डिवीज़न ऑफ वर्क ही नहीं करोगे, अगर आप किसी को ड्यूटी ही असाइन नहीं करोगे, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी नहीं होगा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर डिवीज़न ऑफ लेबर इज द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सो आंसर क्या होगा, यस, डिवीज़न ऑफ लेबर इज द बेस फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी को डेलीगेट करने का बेस होता है। तो बेसिकली एक ये छोटा सा पॉइंट था आपका, डिवीज़न ऑफ लेबर बेस होता है या नहीं होता है। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पे, जो है प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो अब देखते हैं कि आखिर इसका प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो देखिए वैसे तो आपको पता ही है, मैं बता चुकी हूँ अथॉरिटी कैसे मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे। तो सबसे पहले खुद सोचिए क्या होगा, सबसे पहले हम एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। देखिए सबसे पहले सेल्स मैनेजर क्या करेगा, सेल्स पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, राइट। या फिर हम कहें जनरल मैनेजर सेल मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। आफ्टर दैट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अथॉरिटी दी जाएगी, राइट। सो सेकंड स्टेप क्या होगा, अथॉरिटी दी जाएगी। और जो थर्ड स्टेप होगा, अगर अथॉरिटी दी है तो इट मीन्स वो क्या होगा, वो उस वर्क के लिए अकाउंटेबल होगा। तो 3 स्टेप हैं बेसिकली, चलिए एक बार देखेंगे अच्छे से। वो अकाउंटेबल होगा उस काम के लिए, कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड वन इज ग्रांटिंग अथॉरिटी, एंड थर्ड वन इज फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। तो ये 3 स्टेप हैं जो बेसिकली परफॉर्म किए जाते हैं किसमें, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के प्रोसेस में। 1 बाय 1 करके करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो काम है वो ये ही है, क्योंकि देखिए कोई एक पर्सन सारा काम नहीं कर सकता, इसलिए सारा काम अच्छे से सक्सेसफुली हो, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम पूरे के पूरे काम को स्मॉल वर्क में डिवाइड कर दें। और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो इम्पॉर्टेंट वर्क है, सिग्निफिकेंट, जो कि क्रिटिकल या फिर क्रूशियल वर्क है, उसको तो मैनेजर क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं। और जो आपका रूटीन वर्क होता है, जो रूटीन वर्क होता है या फिर क्लैरिकल लेवल का होता है, उसे किसे दे देते हैं, सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबऑर्डिनेट्स को काम असाइन किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास फिनेंस मैनेजर हैं, राइट। फाइनेंस मैनेजर है, उन्होंने क्या किया, फाइनेंस मैनेजर ने फाइनेंस से रिलेटेड सारा काम तो अपने पास रख लिया, फाइनेंस से रिलेटेड जो जनरेट कराने से रिलेटेड है। लेकिन अकाउंट का जो काम है वो किसे दे दिया, अकाउंटिंग का काम अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया। डेटा कलेक्शन का काम किसे दे दिया, अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दिया, ठीक है। यानी जो क्लैरिकल नेचर का वर्क है वो किसे दिया, अपने सबऑर्डिनेट्स को दिया। और जो क्रूशियल वर्क है अपने
पास रख लिया। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करते हैं, राइट। अब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, तो अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आएगा आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद सेकंड स्टेप यही है कि उसको अथॉरिटी भी ग्रांट की जाए, ठीक है, कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सके। जैसे अगर हमने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, या डेटा कलेक्शन करना है, सबऑर्डिनेट को अगर ये वर्क दिया है, तो अब इसे पूरा करने के लिए उन्हें अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। क्या अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि जितने भी बिल्स हैं, वाउचर हैं, सारे के सारे आपको मिलने चाहिए, आप उनकी डिमांड कर सकते हो, उसी बेसिस पर तो डेटा कलेक्ट होगा, राइट। तो यानी कि क्या किया जाएगा, जितनी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जरूरी है कि उसे पूरा करने के लिए सेकंड स्टेप यही है, अथॉरिटी दी जाए। अगर अथॉरिटी नहीं दी जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं हो सकती है, राइट। सो ये ज़रूरी है। और एक चीज़ इसमें और जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी दी जाएगी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, दोनों इक्वल प्रपोर्शन में होंगे, ना ही अथॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि वो जिससे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकें। आई होप आपको ये समझ आया होगा सेकंड स्टेप, ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। थर्ड, अब हमने अथॉरिटी दे दी, अब क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बारी आएगी। देखिए, जिसको भी हमने काम दिया है वर्क परफॉर्मेंस के लिए, अब वो क्या होगा, उस काम के लिए अकाउंटेबल भी तो होगा, राइट। वो उस वर्क के लिए अकाउंटेबल होगा। तो हर एक सबऑर्डिनेट किसके लिए अकाउंटेबल होगा, उस ऑफिसर के लिए अकाउंटेबल होगा जो उसको अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा है, जो उसे अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा है वो उसके लिए आंसरेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का मीन्स यही है बच्चे कि हम जस्टिफिकेशन दे। यहाँ पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट से जस्टिफिकेशन मांग रहा है वर्क परफॉर्मेंस के लिए कि आपने ये काम ठीक से किया है या नहीं किया, अगर मिस्टेक हुई है तो क्यों हुई है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, फाइनेंस मैनेजर ने क्या किया, फाइनेंस मैनेजर ने इम्पॉर्टेंट काम तो अपने पास रख लिया, लेकिन अकाउंटिंग का काम अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया। तो अब जो ये सबऑर्डिनेट हैं ये किसके लिए अकाउंटेबल होंगे, देखो इन्हें अथॉरिटी दी फाइनेंस मैनेजर ने, तो ये अकाउंटेबल भी फाइनेंस मैनेजर के लिए होंगे। लेकिन फाइनेंस मैनेजर को पूरी अथॉरिटी किसने दी थी, जनरल मैनेजर ने। तो फाइनेंस मैनेजर किसके लिए आंसरेबल होगा, जनरल मैनेजर के लिए, जो आपको काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, साथ साथ अथॉरिटी भी दे रहा है उसे फुलफिल करने की, तो आप उसी के लिए आंसरेबल हो, उसे जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। फाइनेंस मैनेजर से जब जनरल मैनेजर क्वेश्चन पूछेगा उसके डिपार्टमेंट के बारे में, तो उसे सबऑर्डिनेट से वर्क परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है, उसने काम इसको दिया है, तो फाइनेंस मैनेजर ही अकाउंटेबल होगा उसके लिए, राइट। ऐसे ही फाइनेंस मैनेजर ने अथॉरिटी सबऑर्डिनेट्स को दी है, तो ये सबऑर्डिनेट्स किसके लिए अकाउंटेबल होंगे, फाइनेंस मैनेजर के लिए। तो ये आपके 3 स्टेप्स थे बेसिकली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के प्रोसेस में, कि सबसे पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, आफ्टर दैट आप क्या करोगे, अथॉरिटी ग्रांट करोगे उसको उसी के अकॉर्डिंग, और लास्ट में उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करोगे। आई होप आपको ये तीनों स्टेप अच्छे से समझ आए होंगे। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं आगे, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इसी टॉपिक में देखिए, हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ा, राइट, हमने उसके प्रोसेस को भी पढ़ा। अब हमने इतना कुछ पढ़ लिया, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम अथॉरिटी तो दे रहे हैं, ठीक है, डेलीगेट करें, बट इसका
फ़ायदा क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन को। अगर हमें बेनिफिट ही नहीं पता चलेंगे तो हम उस काम को करेंगे ही क्यों। तो चलिए देखते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी अथॉरिटी को डेलीगेट करने से क्या फ़ायदे होंगे ऑर्गेनाइजेशन को और साथ के साथ एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को क्या फ़ायदे होंगे वो हम देखेंगे। चलिए वन बाय वन करके इसको देखते हैं कि कैसे आखिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का फ़ायदा एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को होता है। तो सबसे पहला बेनिफिट इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट होता है। देखिए कैसे मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि हमने क्या किया, देखिए एक मैनेजर है जैसे कि आपका जनरल मैनेजर, अगर सारा का सारा ये जनरल मैनेजर है, सारा काम इसी को करना है, परचेज भी इसी को करना है, राइट, प्रोडक्शन भी इसी को मैनेज करना है और सेल डिपार्टमेंट भी इसी को, सेल का वर्क भी इसी को मैनेज करना है, फिनेंस का वर्क भी इसी को मैनेज करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये काम नहीं कर पाएगा अच्छे से। लेकिन अगर ये इसके लिए क्या करें, एक मैनेजर यहाँ पे अपॉइंट कर दे, एक मैनेजर यहाँ पे, एक इस डिपार्टमेंट का, एक इस डिपार्टमेंट का, एक इस डिपार्टमेंट का, राइट। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, और इनको अथॉरिटी दे दें कि आप अपने डिसीजन से, आप अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारे डिसीजन ले सकते हो। तो अब जो मेन वर्क है, जो कि स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वर्क है, अदर इम्पॉर्टेंट वर्क है, उसके लिए जनरल मैनेजर को प्रॉपर टाइम मिलेगा और ये जो मैनेजर्स हैं अपने डिपार्टमेंट में अच्छे से काम कर पाएंगे, प्रॉपरली टाइम दे पाएंगे, स्पेशलाइज भी हो जाएंगे काम करते करते। तो देखिए क्या होता है फ़ायदा, काम इजीली होगा, मैनेजमेंट इजीली होगा। तो इफ़िशिएंट मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी क्या होता है, ज़रूरी होता है कि हम अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दें ताकि वो डे टू डे, वो रूटीन बेसिस का वर्क कर सकें और जो मैनेजर है या एक्सपर्ट हैं वो अपना टाइम, देखिए उनका टाइम बहुत क्रूशियल है, तो वो अपना टाइम किस पर इन्वेस्ट करें, वो अपना टाइम लगाएं इम्पॉर्टेंट इशू में। जो भी इम्पॉर्टेंट इशू है उसके रिगार्ड में वो ज़्यादा फोकस करें, स्ट्रैटेजी को, इन्वेंशन को, इस पॉइंट पे वो ज़्यादा फोकस करें रैदर देन डे टू डे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करें रैदर देन डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज करने से। ठीक है, तो क्या किया जाता है, मैनेजमेंट इफ़िशिएंट होता है क्योंकि मैनेजर्स को टाइम ज़्यादा मिल रहा है इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी पे फोकस करने के लिए। जो डे टू डे की एक्टिविटी है उसके लिए उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दे दी है। तो समझ आया होगा ये कि कैसे फ़ायदा होता है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है क्योंकि अब उन्हें डे टू डे फंक्शन से उन्हें परफॉर्म करने से फ्रीडम मिल गई है। सेकेंड, एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट, मैनेजमेंट को तो फ़ायदा हुआ, मैनेजर्स को टाइम मिला, अब एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होता है, तो एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट। देखिए किसी भी पर्सन का डेवलपमेंट तब होता है जब उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो खुद से डिसीज़न ले, किसी और के डिसाइड की हुई चीज़ को फॉलो करने की जगह वो खुद से डिसीज़न ले, खुद से नई नई रिसर्च करे, तभी तो उसका डेवलपमेंट होगा, राइट। सो जब हम उसे अथॉरिटी देते हैं कि आपको ये काम करना है, ठीक है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, साथ में उसे अथॉरिटी भी दे दी उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए, तो इससे क्या होगा, उस पर्सन को, एम्प्लॉयज़ को टाइम मिलेगा, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो वर्क को अपने अकॉर्डिंग कर सके और इससे वो क्या करेंगे, वो न्यू न्यू इनिशिएटिव्स लेंगे, नए नए न्यू वेज फाइंड आउट करेंगे, राइट, वर्क को करने के। और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, देखिए उनका ग्रोथ भी होगा, साथ साथ एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट होगा क्योंकि एम्प्लॉयज़ को एक चांस मिल रहा है कि वो भी अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को क्या कर सकें,
अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें और साथ साथ अपनी स्किल्स को शो कर सकें मैनेजर्स के आगे, राइट। तो उनका प्रॉपर डेवलपमेंट कैसे होता है, इस तरीके से कि उनको भी चांस मिल रहा है कि वो भी डिसीजन ले सकते हैं। सो ये बेसिकली था एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट। इसके साथ साथ और क्या फ़ायदा होता है एम्प्लॉयज़ को, उनको मोटिवेशन भी मिलता है। देखिए मोटिवेशन कैसे मिलता है, क्योंकि उनको उनको डिसीजन मेकिंग में पावर, वो देखिए उनको डिसीजन मेकिंग पावर दी गई है, राइट। उनको डिसीजन मेकिंग पावर दी गई है। अब इससे उन्हें क्या लगेगा कि हाँ हमारी भी कुछ वैल्यू है। एक तो उनकी जो है सोशल नीड फुलफिल हो रही है कि या हम भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं, मैनेजर्स को हम पर बिलीव है इसलिए हमें अथॉरिटी दी गई है, ठीक है। और अगर वो जो डिसीजन लेते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं तो उससे क्या होगा, वो और मोटिवेटेड होंगे, राइट। और मोटिवेटेड होंगे न्यू वे से अच्छे तरीके से काम करने के लिए। इसके साथ साथ एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब बेटर परफॉर्मेंस से सबॉर्डिनेट क्या कर सकते हैं, अपनी बेटर इमेज क्रिएट कर सकते हैं, अपनी बेटर इमेज क्रिएट कर सकते हैं किसके आगे, अपने सुपीरियर्स के आगे, मैनेजर्स के सामने, ऑर्गेनाइजेशन में। इससे क्या होता है, वो मोटिवेटेड फील होते हैं और उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलती है कि हाँ मेरी भी वैल्यू है, मैं भी अच्छे से काम कर सकता हूँ, अपनी स्किल्स को शो कर सकते हैं वो, क्योंकि उन्हें प्रॉपर चांसेस मिल रहे हैं डिसीजन लेने के, काम को अपने अकॉर्डिंग करने के उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि सपोज़ आप मैनेजर का एग्जाम्पल नहीं लेके अपना ही एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। आपको एक असाइनमेंट दिया है, आपको असाइनमेंट दे दिया। अब एक तरीका था, देखिए सपोज असाइनमेंट के लिए दो तरीके हैं। एक कि टीचर ने क्या बोला, कुछ टॉपिक दे दिए, एक मेजर टॉपिक आपको बता दिया और बोला है कि आप अपने अकॉर्डिंग टॉपिक चूज़ कीजिए, इससे मिलता जुलता, और उस पर आपको पूरी फ्रीडम है, कैसे भी असाइनमेंट बना सकते हो, राइट। दूसरा तरीका ये है कि आपको टीचर ने पर्टिकुलर टॉपिक भी दिया है, साथ के साथ साथ कंटेंट भी दिया है। अब कंटेंट भी दे दिया, टॉपिक भी दे दिया, तो यानी आपके ऊपर बाउंडेशन डाल दी है, आप कुछ नया इनिशिएटिव ले ही नहीं सकते। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। एक जगह आप इंजॉय करोगे क्योंकि वहाँ आपको रिसर्च करने के लिए मिल रहे डेटा, आप अपने अकॉर्डिंग लगा रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग डेकोरेशन कर सकते हो, हर चीज़ अपने प्रेजेंटेशन अपने अकॉर्डिंग करोगे। लेकिन एक जगह पे जहाँ पर हर स्टेज पे टीचर का इंटरफेरेंस है, कंटेंट इस तरीके से होना चाहिए, प्रेजेंटेशन इस वे में होगी, आपका टॉकिंग वे ये होना चाहिए। अगर सारी की सारी चीज़ें टीचर हैंडल करने लगेंगे, अपनी ही अथॉरिटी यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, स्टूडेंट का डेवलपमेंट नहीं होगा। फ्रीडम देनी पड़ेगी कि आप अपने तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए। तो बिल्कुल वही एम्प्लॉयज़ के केस में होता है कि अगर काम करने के लिए उन्हें अथॉरिटी, जो भी चाहे छोटा सा काम हो, अगर उसे करने की उन्हें अथॉरिटी दे दी है तो वो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन लाएंगे, कुछ न्यू करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली फ़ायदा। अच्छा, इससे और क्या फ़ायदा होता है, एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा देखा, साथ के साथ ग्रोथ होता है, फैसिलिटीज़ ऑफ ग्रोथ की फैसिलिटी मिलती है। देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से एक सिंगल पर्सन या फिर एक डिपार्टमेंट का ही, एक डिवीज़न का ही डेवलपमेंट नहीं होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से, बल्कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, होल एंटरप्राइज का डेवलपमेंट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए सभी एम्प्लॉयज़ को क्या मिल रहा है, सभी एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो डिसीजन ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे एबल एम्प्लॉय होंगे, एबल एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे, राइट। क्योंकि उनके बीच कंपटीशन है अपनी स्किल्स को शो करने का, अपने आप को प्रूव करने का। तो इससे क्या होगा, आपके पास बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि
राइट डिसीजन लेते हैं, प्रॉपर डिसीजन लेते हैं, और इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलेगी किस डिसीजन में, कि वो डिसीजन ले सकती है ग्रोथ का, कि क्या वो एक्सपेंशन करे, एक्सपेंशन के थ्रू ग्रोथ कर सकती है, या फिर डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, या फिर किसके थ्रू कर सकती है, मॉडर्नाइजेशन के थ्रू। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन के थ्रू। तो इनमें से किसी भी तरीके से वो ग्रोथ कब करेगी, जब उसके एम्प्लॉयज़ एबल होंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है, नए नए आइडियाज़ लेकर आएंगे, तभी तो एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी। अब क्वेश्चन ये है कि मैम आपके माइंड में आ रहा होगा, आपने तीनों के तीनों वर्ड तो लिख दिए, लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, तीनों ही हमारे बेसिकली किस लिए होते हैं, ग्रोथ के लिए वर्ड यूज़ किए जाते हैं। एक्सपेंशन मीन्स क्या होता है कि आप बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, लेकिन किस चीज़ में, तो देखिए आपने जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सपोज आप मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर हो, तो आप मोबाइल फ़ोन को ही, उसी फ़ोन को ही प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन आपने उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया है, यानी क्वांटिटी बढ़ा दी है प्रोडक्शन की। अब आप क्या कर रहे हो, सपोज पहले आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट दिल्ली में सेल करते थे, लेकिन अब आप अपना मार्केट एरिया इंक्रीज कर रहे हो, अब आप मुंबई में भी सेल करोगे, तो ये होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन्स क्या होगा आपका, कि उसी प्रोडक्ट का वॉल्यूम बढ़ा दिया, जिससे कि अब क्या होगा, और ज़्यादा एरिया हम और लार्ज स्केल पर कवर कर सकते हैं मार्केट को। तो ये तो हुआ पहला एक्सपेंशन। सेकंड आया आपका टर्म डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, देखिए तीनों एक्सपेंड करने के ही वे होते हैं आपके। डाइवर्सिफिकेशन में कि सपोज पहले हम क्या करते थे, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते, मैन्युफैक्चर करते थे, लेकिन अब हमने क्या किया, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर के साथ साथ टेलीविज़न मैन्युफैक्चरिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया, या फिर हमने एयर कंडीशनर, एसी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया, तो डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, यानी हम और अलग अलग प्रोडक्ट में डील करने लगे। हम बहुत सारे बिजनेस में, बहुत सारे प्रोडक्ट में अपना बिजनेस हमने स्टार्ट कर दिया, तो उससे भी क्या होगा, ग्रोथ होगा हमारा। थर्ड आता है हमारा क्या, मॉडर्नाइजेशन। इसका मीनिंग तो आप लोग वर्ड से ही समझ गए होंगे, राइट। मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, कि हमने क्या किया, देखिए अब हमारे एम्प्लॉयज़ इतने एबल हैं, ठीक है, कि वो क्या कर सकते हैं, वो नई नई वो डिसीजन भी लेते हैं, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को भी फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, हम अपनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस ला सकते हैं, हम न्यू टेक्नोलॉजी को बहुत ईजिली अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, नई टेक्निक्स लाएंगे बिजनेस में, लेटेस्ट टेक्निक लाएंगे, और उससे भी ग्रोथ होगा। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयज़ खुद ही सजेशन देते हैं कि ये वाली टेक्नोलॉजी अच्छी रहेगी, यूज़ कर सकते हैं हम इसे। तो क्या हो रहा है, फैसिलिटी में भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि हम वहाँ पर उनसे भी सजेशंस ले रहे हैं कि आप भी बताइए क्या इस चीज़ को किया जाना चाहिए अडॉप्ट या नहीं। और एम्प्लॉयज़ क्योंकि खुद ही इतना रिसर्च करते रहते हैं, तो डेफिनेटली उन्हें भी इंफॉर्मेशन होगी कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं है। तो जब बेटर एम्प्लॉयज़ होंगी, तो हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कर पाएंगे। सो ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट बेनिफिट, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। देखिए कोई भी बिजनेस अगर हमें सक्सेसफुल रन करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक हायरार्की क्रिएट करें। हायरार्की मीन्स कि हम एक स्टेज वाइज स्टेज लेवल क्रिएट कर रहे हैं, कि सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट आएगा, देन मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट आएगा, देन उसके बाद फिर लोअर लेवल आएगा। तो इस तरीके से हम एक हायरार्की क्रिएट करें। तो ये हायरार्की कैसे क्रिएट की जाती है, ये हायरार्की बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू ही क्रिएट की जाती है, राइट। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम यही तो करते थे, टोटल वर्क का डिवीज़न किया, सेम एक्टिविटी के ग्रुप बनाए और उनको डिपार्टमेंट का नाम दे दिया। तो बेसिकली क्या होता है, मैनेजमेंट, देखिए जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कब करेंगे, जब ये हायरार्की क्रिएट हो जाएगी, तो हायरार्की में हर एक पोस्ट को हम अथॉरिटी डेलीगेट कर देंगे। जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज
उसमें टॉप मैनेजमेंट में आपके क्या आ गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गए, राइट। अब इसके बाद उन्होंने किसको अथॉरिटी दी, जनरल मैनेजर को डेलीगेट की, और जनरल मैनेजर ने किसे दी, सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर को, परचेज मैनेजर को, सेल्स मैनेजर को, एंड वन सेकेंड, फाइनेंस मैनेजर को। सो वेरियस मैनेजर को क्या किया, डेलीगेट की अथॉरिटी। अब अथॉरिटी, ये जो प्रोडक्शन मैनेजर है अपने जूनियर्स को अथॉरिटी डेलीगेट करेंगे, परचेज वाले अपने जूनियर को, सेल वाले अपने जूनियर को, और फिनेंस वाले अपने जूनियर्स को। तो समझ आया कैसे होता है। तो जब हायरार्की होगी तो उसी हायरार्की में कौन, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी डेलीगेट करेंगे, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी डेलीगेट की जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बेसिकली ये कैसे चलता है फ्लो, आप देखो तो टॉप टू बॉटम फ्लो होता है, टॉप टू बॉटम ही फ्लो हो रहा है ना, तो टॉप टू बॉटम फ्लो होता है आपका अथॉरिटीज़ का। ठीक है, तो अथॉरिटी कैसे दी जाती है, सीनियर और सबऑर्डिनेट जो है उनके बीच में लिंक स्टैब्लिश करती है, यही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसी की वजह से सुपीरियर और सबऑर्डिनेट एक दूसरे के लिंक में आते हैं। देखिए जनरल मैनेजर कैसे लिंक में आएगा, क्योंकि जब परचेज डिपार्टमेंट के बारे में कुछ भी पूछना होगा तो किससे पूछेगा, परचेज मैनेजर से। तो इस तरीके से वो इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। और परचेज मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से कैसे, जब उसे काम के बारे में पूछना होगा तो इनसे बात करेगा, तो वो इनके कांटेक्ट में आएगा। तो अथॉरिटी को डेलीगेट करने से कांटेक्ट क्रिएट होता है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में। ओके, सो ये था बेसिकली एक फ़ायदा। इसके साथ साथ नेक्स्ट बेनिफिट होता है बेटर कोऑर्डिनेशन। अथॉरिटी को डेलीगेट करने से क्या होता है आपका कोऑर्डिनेशन, कैसे, क्योंकि देखिए अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में बेसिकली 3 एलिमेंट्स आपको बताए थे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के। कौन कौन से थे बताइए फटाफट से। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, राइट, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी था, ए फॉर अथॉरिटी एंड ए फॉर अकाउंटेबिलिटी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम बेसिकली अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के प्रोसेस में ही करते हैं। अब इससे क्या है, एम्प्लॉयज़ को पता है कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये काम करना है, और इस काम को करने के लिए मुझे ये अथॉरिटी भी मिली है, और इस पर्सन के लिए मैं अकाउंटेबल हूँ। अगर मैंने काम ढंग से पूरा नहीं किया तो मुझे अपने सीनियर्स को आंसर देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, सभी के माइंड में एक क्लियर पिक्चर जनरेट होती है। देखिए जनरल मैनेजर और डिपार्टमेंटल मैनेजर और फिर उनके जो भी सबऑर्डिनेट हैं, सभी को पता है कि हमारा ये काम है, और अगर हमने काम अच्छे से नहीं किया तो हमें अपने सीनियर्स को आंसर देना पड़ेगा, हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके लिए अकाउंटेबल हैं। तो सब क्या करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, अच्छा कोऑर्डिनेशन सभी में क्रिएट होता है, और ये बहुत ज़रूरी है अगर हमें अलग अलग लेवल पर लोगों, अलग अलग लेवल के लोगों से काम कराना है। तो ज़रूरी है कि उन्हें पता होना चाहिए क्या उनकी ड्यूटी है और कितनी उन्हें उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए पावर मिल रही है। और बेसिकली वो किसके थ्रू पता चलती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से। इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि डुप्लीकेसी नहीं आती है, डुप्लीकेसी नहीं होती है। ठीक है, और सेकेंडली ओवरलैपिंग भी नहीं होती है, और ना ही कोई वर्क ऐसा होता है जो अनटचेबल रहे या पूरा ही नहीं किया जाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में सभी के लिए पोस्ट क्रिएट हो चुकी हैं। तो बेसिकली ये ही सारे फायदे थे किसके, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के। अगर हम अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को ये कुछ फ़ायदे होते हैं। देखिए नुकसान तो इससे नहीं होते हैं,
अगर हम अथॉरिटी डेलीगेट करेंगे तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। ठीक है, हमने उसका प्रोसेस भी पढ़ा और उसके मीनिंग को भी समझा हमने। सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर इस क्लास में कोई भी इस टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।